हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोगों ने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था उसके बाद हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि ये वीडियो उन दो वीडियो के बाद अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बीच में से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये है क्या। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्सेस टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम one complex to another is known as इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है अल्टीमेटली the electrons binds with O2 and H plus and leads to the formation of water। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे जब, तो वो चला जाएगा फिर से क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन में वो ट्रांसपोर्ट करेंगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। उसके बाद वो फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चले जाएंगे। जब वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे H+ होंगे। जब आप मतलब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे H+ होंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो चलेगा वो H+ के साथ बाइंड होगा और वहाँ पे हाफ O2 मॉलिक्यूल होगा। उसके साथ जब बाइंड होगा तो अब जाके वो H2O बनेगा। तो ये जो प्रोसेस वो कहाँ पे होता है, takes place in inner mitochondrial matrix। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स नहीं होगा ये, मेम्ब्रेन। इसे हम लोग IMM भी बोल सकते हो या फिर इनर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। इनर मेम्ब्रेन मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो होता क्यों है, हम लोग को डेफिनेशन पता चल गया है, कहाँ पे होता है वो पता चल गया है। उसके बाद हम लोगों को क्या फॉर्मेशन होता है वो भी पता चल गया है। अभी हम लोग और एक चीज़ फॉर्मेशन होता है, वो होता है ATP। ठीक है, तो ATP कैसे फॉर्मेशन होता है, क्रेब्स साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो NADH+H+ होता है और FADH2 होता है, उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट ATP में फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब वो डायरेक्ट ATP में फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है ताकि वो ATP के फॉर्म में रिलीज हो, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो। तो इसलिए लो द एनर्जी stored in form of NADH+H+ and FADH2 the energy stored in NADH+H+ and FADH2, ये जो एनर्जी स्टोर्ड होंगे वो जाके ATP में कन्वर्ट होंगे, आर converted into ATP through this process। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस राफ्ट है, इसलिए मैंने वो सुंदर से नहीं लिखा है। मतलब लाइक राफ्ट है, आपको बस समझाने के लिए। एग्जाम में आप जो नोट्स बनाओगे आप तब आप लिख सकते हो। मेन जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझना है, ये बस ओवरव्यू है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग NADH+H+ का साइकिल पूरा पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले NADH+H+ पढ़ेंगे, उसके बाद FADH2 का पढ़ेंगे। ठीक है, दो पार्ट में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे NADH प्लस H प्लस साइकिल, उसके बाद हम लोग FADH का साइकिल में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये है हमारा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये है हमारा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में हम लोगों को क्या मिला था, क्रेब्स साइकिल से हम लोगों को मिला था NADH प्लस H प्लस, जो कि हम लोग को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मिला था, क्योंकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो जब NADH प्लस H प्लस ऑक्सीडाइज होगा, मतलब उस इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो वो क्या फॉर्म करेगा, NAD प्लस और 2 हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होगा। और जब ये 2 हाइड्रोजन एटम मतलब टूटेगा तब तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H प्लस, मतलब एक अगर हाइड्रोजन एटम हमारे पास है तो वो बनने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 प्रोटॉन चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिलेगा तब हम लोग को क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन एटम बन सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो जब 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 2 H प्लस मिलेंगे, मतलब 2 प्रोटॉन मिलेंगे। अब ये जो प्रोटॉन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर रह जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ही रह जाएगा, ये वहां पे मतलब इनर मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है या ये क्या करेंगे, ये चले जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसे हम लोग बोल सकते हो कि NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर हम लोगों को 2 और सब्सटेंस मिलेंगे जो कि प्रोटीन सब्सटेंस होंगे। ये है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और ये FeS, मतलब ये आयरन और सल्फर का एक सब्सटेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले जाएगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में, उसके बाद ये ट्रांसफर होगा FeS में, उसके बाद वो ट्रांसफर होगा यूबिक्विनाइन में, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से यूबी निकल जाएगा और यूबिक्विनाइन के अंदर पहुंच जाएगा वो, ठीक है, पहुंच जाएगा यहाँ पे। जब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया है और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FeS में चला गया, उसके बाद यूबिक्विनाइन में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ है, तब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर मतलब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में 4 प्रोटॉन पंप होंगे, ठीक है, 4 प्रोटॉन पंप होंगे। अभी क्या होगा, यूबिक्विनाइन में वो तो चला गया, अभी यूबिक्विनाइन में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर घुस जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर भी और 3 कंपाउंड है, मतलब 3 सब्सटेंसेस है। वो क्या है, पहले हमारे पास है साइटोक्रोम बी, उसके बाद फिर से FeS है, उसके बाद है साइटोक्रोम सी। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर होने के बाद वो साइटोक्रोम सी में चले जाएंगे। फिर से ये जो प्रोसेस हो रहा होगा तभी क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन फिर से पंप होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे। तो टोटल हमारे पास अभी तक कितना प्रोटॉन पंप हुआ है, टोटल 8 प्रोटॉन पंप चले गए, है ना। इन दोनों को मिला के हमारे पास 8 प्रोटॉन्स जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ट्रांसफर हुआ है, मतलब पंप हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, Cu है, मतलब कॉपर है, कॉपर का एक सब्सटेंस है, उसमें ट्रांसफर होगा। उसके बाद साइटोक्रोम ए में ट्रांसफर होगा, उसके बाद साइटोक्रोम A3 में ट्रांसफर होगा, उसके बाद साइटोक्रोम मतलब सॉरी कॉपर बी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे साइड कॉपर बी पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा उसमें से फिर से ये जो प्रोसेस हो रहा होगा जब, तो फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इस बार 2 प्रोटॉन पंप होंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। पहले जो 2 कॉम्प्लेक्सेस थे, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, उसमें क्या होता था, 4 प्रोटॉन पंप होते थे। लेकिन ये जो लास्ट प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स 4 में जो प्रोसेस हुआ है उसमें क्या होगा, 2 प्रोटॉन पंप होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अब टोटल हमारे पास कितना आ गया, 10 H प्लस हो गया हमारे पास, ठीक है। सब मिला के हमारे पास हो गया 10 प्रोटॉन्स।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaDH प्लस H प्लस को ऑक्सीडाइज करने के बाद, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सहारा लेके फॉर्मेशन होता है तब 10H प्लस पंप होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पे। ठीक है, अभी देखो इंटर मेम्ब्रेन मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे क्योंकि इट इज एन एरोबिक प्रोसेस, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हाफ O2। ठीक है, हाफ O2 मतलब क्या है, मतलब वन एटॉम, हाफ O2 मॉलिक्यूल, एक O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो मैं इसका मतलब हाफ O2 मॉलिक्यूल मतलब क्या है, वन एटॉम। ठीक है, अभी दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉपर बी है, कॉपर बी से दो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चले गए। जो दो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से गए थे वो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चले गए। जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन चले गए तब वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, और दो प्रोटॉन के साथ बाइंड हो जाएगा। जब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आया है वो दो और प्रोटॉन के साथ बाइंड होगा, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास 2H आएगा, मतलब दो हाइड्रोजन एटम हमारे पास आ जाएगा। जब हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम आ गया है, वो जो दो हाइड्रोजन एटम है वो क्या होगा, वो बाइंड होगा O2 के साथ, मतलब हाफ O2। हाफ O2 मतलब क्या है, सिर्फ वन ऑक्सीजन एटम। तो जब वो दो हाइड्रोजन एटम बाइंड होगा हाफ O2 के साथ, तब क्या होगा, फॉर्मेशन होगा H2, क्योंकि यहाँ पे दो है मतलब 2H, देखो H दो है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक है, तो फॉर्मेशन होगा H2। ठीक है, और ये जो दो हाइड्रोजन एटम है ये कहां से लिया है, ये हम लोगों ने लिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन एटम बहुत सारे होंगे, क्योंकि इच मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जब भी ऑक्सीडेशन होगा तब जो हाइड्रोजन एटम का जो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर रहेगा। जो प्रोटॉन है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर रहेगा। तब इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, मतलब एबंडेंसी ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चला गया है लेकिन प्रोटॉन रह गया है, इसलिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फिर से आएगा तो वो दो जो है हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन्स है उनके साथ वो बाइंड करके दो हाइड्रोजन एटम्स बनाएगा। जब वो दो हाइड्रोजन एटम्स हाफ O2 के साथ बाइंड हो जाएंगे तब क्या होगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, ये था NaDH प्लस H प्लस साइकिल। अभी हम लोग FADH का साइकिल देखेंगे, पढ़ेंगे FADH2 साइकिल। ठीक है, FADH2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो FADH2 साइकिल। ठीक है, पहले हम लोगों ने NaDH प्लस H प्लस साइकिल पढ़ा था, अभी हम लोग FADH2 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसका जो इनिशियल स्टेप है वो थोड़ा अलग है, बाकी सब कम्प्लीटली सेम ही है। देखना, जब क्रेब्स साइकिल में जब हम लोगों ने सक्किनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड में ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब कन्वर्ट किया है, या फिर आप बोल सकते हो सक्किनेट से फ्यूमारेट में हम लोगों ने जब क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट किया है, सक्किनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट किया है, तब क्या हुआ था, तब FADH2 जो था वो FAD प्लस 2H प्लस में बदल गया था। वहां पे हम लोगों ने 2 मोल के हिसाब से किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 मोल के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप 2 मोल यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 लिख दो, इसके आगे भी एक 2 आएगा, उसके आगे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि एक साथ सिर्फ 1 मोल ही चलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक साथ 1 मोल का ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, वो सिर्फ 1 मोल के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, FADH2 जो है वो कन्वर्ट हुआ FAD प्लस 2H प्लस में। अब जो 2H प्लस है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 2 में।
वहां पे कॉम्प्लेक्स 1 था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। वहां पे क्या था, वहां पे कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 था, यहाँ पे 2, 3 एंड 4 था, 2, 3 एंड 4 है, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर पहला जो हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोटीन सब्सटेंस वो आएगा FAD। FAD मतलब फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद वो चलेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो चलेगा FES के अंदर, सेम टू सेम पहले जैसा ही। FES से क्या कहा जाएगा, यूबिक्विनाइन में। दो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनाइन से साइटोक्रोम बी में आएगा, उसके बाद फिर से FES है, उसके बाद साइटोक्रोम C1 है। साइटोक्रोम C1 से ये मतलब कॉम्प्लेक्स C है, ठीक है। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4, मतलब 2, 3 एंड 4। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम C के अंदर। साइटोक्रोम C से जाएगा वो कॉपर ए पे, उसके बाद साइटोक्रोम A पे, उसके बाद साइटोक्रोम A3 पे, उसके बाद कॉपर B पे। ये सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने NADH प्लस H+ का साइकिल किया था वैसा ही है, बस इनिशियल स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होता है या फिर जो FADH से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो भी सेम है, बस सक्रिनेट से फ्यूमारेट में जो कन्वर्शन है वहां पे वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी दो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास था वो कहाँ चला गया, इंटर मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन से कहाँ चला गया, मैट्रिक्स के अंदर चला गया, सेम टू सेम वैसा ही जिससे हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे क्या हुआ, मैट्रिक्स में पहले से ही दो H+ थे और उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन और दो H+ मिलके दो H बन गए। अभी ये दो H है, ये O2 के साथ जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या हुआ, हाफ O2 मतलब क्या है, 1 ऑक्सीजन एटॉम। हाफ ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन एटॉम में दो है, दो O2 मतलब दो ऑक्सीजन एटॉम। एक ऑक्सीजन मोलिकल में दो ऑक्सीजन एटम है, मतलब हाफ ऑक्सीजन मोलिकल में कितने एटम होंगे, 1 एटम होंगे। इसका मतलब 0 मतलब 1 आएगा, 1 ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या आया, दो हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो H2 एंड O, तो हो गया खत्म हमारे पास। ये था FADH2 साइकिल। अभी हम लोग इसका लास्ट पार्ट जो है वो देखेंगे, कैसे ATP फॉर्मेशन कैसे होता है इन NADH2 और NADH प्लस H+ और FADH2 का साइकिल से जो ATP फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ATP फॉर्मेशन कैसे होता है इन NADH प्लस H+ साइकिल और FADH2 साइकिल, ठीक है। ये है हमारे पास NADH प्लस H+ साइकिल और ये है हमारे पास FADH प्लस H+ साइकिल। ये क्या है, ये हमारे पास है मैट्रिक्स, उसके बाद क्या है इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद है इंटर मेम्ब्रेना स्पेस, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेना स्पेस, यहाँ पे हमारे पास आएगा इनर मेम्ब्रेन और यहाँ पे आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले देखना है NADH प्लस H+ साइकिल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस है टोटल, मतलब 3 कॉम्प्लेक्सेस है, 1, 3 एंड 4। और FADH2 का जो साइकिल है उसमें 2, 3 एंड 4 हम लोग के पास और 3 कॉम्प्लेक्स है। अभी हमारे पास जो ATP फॉर्मेशन का जो कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है ATP सिंथेस या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ठीक है। दोनों जो साइकिल्स है, दोनों साइकिल्स मतलब टोटल एक ही है, हम लोगों ने बस अलग अलग पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने बस अलग अलग पढ़ा है आपकी समझ मतलब आपको समझाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 के बाद ये 2 आएगा, उसके बाद 3, 4, उसके बाद 5 है हमारे पास, मतलब अल्टीमेटली एक ही है, लेकिन हम लोगों ने बस 2 पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आने के लिए। अभी देखना ये जो ATP सिंथेस है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है यहाँ पे भी सेम है, सेम ही है, एक ही है मतलब, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है इसमें क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट है F0 जो कि इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और ये जो F1 है ये है फेरिफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वैसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, मतलब डीप इनसाइड द मेम्ब्रेन। और जो फेरिफेरल मेम्ब्रेन है मतलब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे पाया जाता है, सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, किसी भी एक चीज का मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी, इसके अंदर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहेगा वो होगा इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर ऐसे रहता है तो वो होगा फेरिफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी चेक करना, जैसे 4 प्रोटॉन, जब भी 4 प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मतलब इनर मेम्ब्रेना स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर घुसेगा, तभी क्या होगा, ये जो F1 सब यूनिट है
कॉम्प्लेक्स 5 या फिर एटीपी सिंथेस का जो F1 सब यूनिट है वो क्या करेगा, वो मैट्रिक्स से एडीपी और आईपी लेगा। एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, जैसे जब भी 4 प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, तब जो F1 सब यूनिट है कॉम्प्लेक्स 5 का, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एडीपी प्लस आईपी लेगा और उसे कन्वर्ट करेगा एटीपी में। ठीक है, अगर यहां पे आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो हमारे जो डायग्राम्स है, एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो डायग्राम है उसमें 4 प्रोटॉन लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमारे जो बुक्स है, अच्छे बुक्स जो होते हैं, रियल जो बायोकेमिस्ट्री के बुक्स होते हैं, उनमें 2 प्रोटॉन जब जाएगा तभी एक एटीपी फॉर्मेशन होगा। मतलब एनसीईआरटी में कुछ गलत है या फिर कुछ है पता नहीं। डायग्राम में लिखा है 4H+, मतलब डायग्राम के हिसाब से 4H+ है, लेकिन लिखा हमारे पास 2H+ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जब आप नेक्स्ट पेज में आप देखोगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है, वहाँ पे 2 प्रोटॉन जाने के बाद ही 1 एटीपी फॉर्मेशन होता है। लेकिन डायग्राम के हिसाब से हम लोग जब रेशियो मैच करेंगे तब हम लोगों के पास क्या आएगा, तब हम लोगों के पास 4 प्रोटॉन पास होने के बाद एक एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, जब F0 से मतलब सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से, जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स के अंदर जाएगा थ्रो F0। F0 क्या है, एक्ट एज अ चैनल, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए ये जो F0 है ये चैनल की तरह काम करता है। तब जब 4 प्रोटॉन F1 से मतलब F0 होके F1 से निकलेगा, तब F1 जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, वो मैट्रिक्स से एडीपी प्लस आईपी लेगा और एटीपी में कन्वर्ट करेगा। अभी एक चीज देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पहला जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे क्या था, एक NaDH प्लस H+ मॉलिक्यूल था सबसे पहले। ठीक है, एक NaDH प्लस H+ मॉलिक्यूल से सबसे पहले हमारे पास कितने H+ आए, मतलब 4H+ आए यहाँ पे। ठीक है, वहां से 4H+ यहाँ पे पंप हुए हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से। उसके बाद फिर से हमारे पास 4H+ आए हैं, उसके बाद हमारे पास 2H+ आए हैं। लेकिन हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि जब 4H+ फिर से चला जाएगा तो एक एटीपी फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितना आया देखो, 4 मतलब एक एटीपी फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर से 4 है, उसके बाद मतलब फिर से और एक एटीपी फॉर्मेशन होगा, उसके बाद 2 है, मतलब अब हाफ एटीपी फॉर्मेशन होगा, मतलब 0.5। तो इसका अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आएगा 2.5 एटीपी। तो इसका मतलब क्या है, 2.5 एटीपी मतलब एक NaDH प्लस H+ मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चलता है तब उससे 2.5 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 एटीपी मॉलिक्यूल और एक हाफ एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली हम लोग ये वाला कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कोई प्रोटॉन पंप नहीं होता है, यहाँ पे 4 होता है। तो 4 होता है सबसे पहले, उसके बाद 2 होता है। तो अगर 4 होता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 1 एटीपी, क्योंकि 4 पंप होंगे तब 1 एटीपी आएगा। उसके बाद 2 पंप होते हैं, तो 2 के हिसाब से अगर करें तो हाफ आएगा, मतलब 0.5। मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1.5 सॉरी 1.5 एटीपी मॉलिक्यूल आएगा जब 1 molecule of FADH2 1.5 एटीपी 1 molecule of FADH2 जब पंप होगा, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 एटीपी लिख सकते हैं और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 एटीपी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या बवाल किया है पता है, एनसीईआरटी में जब हम लोगों को जो ये एटीपी का कैलकुलेशन लिखा है वहां पे 3 एटीपी लिखा है और 2 एटीपी लिखा है, मतलब
1 NADH प्लस H प्लस मोलिकल से 3 ATP बनती है और 2 ATP बनती है 1 FADH2 मोलिकल से। ठीक है, वो NCERT में लिखा है पहले पेज में। लेकिन अगर दूसरे पेज में हिसाब करें आप डायग्राम और दूसरे पेज को अगर आप कंपेयर करें तो वहाँ पे इसका डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट है वो वाला मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है डायग्राम और जो मैक्सिमम चीज़ जिस पेज में लिखा है उस पेज के हिसाब से हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े हायर लेवल का बुक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बायोकेमिस्ट्री के बुक्स है वहाँ पे 2 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद ही एक एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एक NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल से हमारे पास 3 ATP फॉर्मेशन होता है और एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 ATP फॉर्मेशन होता है। मतलब 1 NADH2 मॉलिक्यूल मतलब 3 ATP, 1 FADH2 मॉलिक्यूल मतलब 2 ATP। ये था टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और एक चीज लास्ट, ये जो प्रोसेस है मतलब जहाँ पे ATP प्लस IP लेके प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो ATP प्लस IB जो ADP प्लस IP जब कंबाइन होके ATP फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये था कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ तक मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद और कोई साइकिल्स है नहीं, यहाँ पे लास्ट एटीपी फॉर्मेशन होता है। और लाइक क्रैब साइकिल के बाद जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, क्रैब साइकिल में आपको NADH FADH2 रिलीज होता है, वहाँ पे भी एटीपी फॉर्मेशन होता है लेकिन कम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सारे के सारे जितने भी NADH2 FADH2 है वो सारे के सारे कन्वर्ट होंगे एटीपी में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।